अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आपको मालूम है आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम तरीन केसेस की समाअत थी। एक तो जो पंजाब में इलेक्शन का केस है उसका जो अब ना हो सका 14 मई को, उसके ख़िलाफ़ जो समाअत हो रही है, जो नज़रसानी की अपील दायर कर रखी है या रिव्यू दायर कर रखा है जो इलेक्शन कमीशन ने, उसकी समाअत हो रही है, वो आज थी। लेकिन उसके साथ साथ आज जो नया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड जजमेंट रिव्यू एक्ट आया, जिसमें के अपील का हक दिया गया है आर्टिकल 184(3) के केसेस के फ़ैसलों के ख़िलाफ़, और उस अपील में लार्जर बेंच का कहा गया है कि वो कम से कम 5 रुकनी लार्जर बेंच वो अपील सुनेगा। तो उसके ख़िलाफ़ भी 3 कुछ बड़े ही अजीबो-गरीब से नामालूम से वकला की दरख्वास्तें आ गई थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो दरख्वास्तें करवाई गई हैं कि ज़रा हमने इस केस को टेकअप करना है तो ये दरख्वास्तें भी करें। तो वो दरख्वास्तें भी आज फ़िक्स कर देंगे और सेम उसी 3 रुकनी बेंच के सामने फ़िक्स की गई जो इलेक्शन मैटर का केस सुन रहा है, जिसका ऑलरेडी इंटरेस्ट अब वाबस्ता है इलेक्शन मैटर के केस से, और वो इंटरेस्ट अंडरमाइन होता है अगर लार्जर बेंच बनता है। तो उन्होंने ही अपने आगे वो दरख्वास्तें भी फ़िक्स कर ली। हालांकि अगर उन दरख्वास्तों को चैलेंज करना भी था तो मैं ये समझता हूँ कि वो ये भी किया जा सकता था कि वो जो रिव्यू वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसको जो 8 रुकनी बेंच सुनना है वहाँ पर भी फिक्स की जा सकती थी। लेकिन क्योंकि जल्दबाजी थी यहाँ पर, तो उसको फौरी तौर पर यहाँ पर लाया गया। तो उसमें आज बड़ी दिलचस्प समाअत हुई। उसमें ये एक तो ये था कि मौजूद जसीम बनियाल साहब ने तो शुरू में कहा जी कि वो जो आप एक्ट लाए हैं उसके ख़िलाफ़ हमारे आगे उसकी वायरस चैलेंज हो गई हैं और हम उनको पहले देखना चाहेंगे। उस पर उन्होंने कहा जी कि जो पीटीआई के वकील हैं अली ज़फ़र, वो क्या कहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर को ये फ़िक्र थी कि अगर हम लार्जर बेंच बना दिया तो जो सजील स्वाति साहब अब तक दलाइल दे चुके हैं वो तो उनको नए सिरे से देने पड़ जाएंगे। हालांकि क्या हुआ, 1-2 दिन ही एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे अली ज़फ़र साहब, सॉरी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, लेकिन खैर उनको ये फ़िक्र थी। तो अब हुआ ये कि उस दौरान अली ज़फ़र साहब से पूछा गया कि आप क्या कहते हैं इस नए जो एक्ट है इसके बारे में। तो उस पर अली ज़फ़र साहब ने एक पूरी सियासी तकरीर की। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब, 14 मई की रात को 12 बजे आइन का कत्ल हो गया था, उसके बाद आइन मर गया है और मैं उसके बाद से कई दिन से सो ही नहीं सक रहा कि आइन रोज़ मरता है इस मुल्क में। तो मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे वो कहना चाह रहे हैं कि मौजूद चीफ जस्टिस साहब सिर्फ पीटीआई नहीं, उन्होंने जैसे कहता ना खुड्डे लाइन लगा दी, आइन के साथ साथ पीटीआई भी हो गई। तो वो अब उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं आप देखें कि इन लोगों ने इस वक्त मुल्क किस तरह चला रहे हैं, 2 असम्बलियाँ वजूद ही नहीं रखती, वहाँ पर कानून साजी नहीं हो सकती, मुल्क किस तरह चल रहा है। उसके बाद उन्होंने मौजूद जस्टिस बनियाल साहब को ऑप्शंस दिए। वो ऑप्शंस ये थे कि आप या तो इस नए एक्ट को भी गैर आइनी करार दें, और उन्होंने साथ ही ये भी ऐड कर दिया और मुझे पता है आप गैर कानूनी दे देंगे इसको करार। फिर शर्मिंदे हो गए। हाँ, फिर तो ऐसे शर्मिंदा होकर एक फुट पीछे आए, एक बैक फुट पे। तो इस तरह के उन्होंने आर्गूमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि या फिर ये है कि आप पहले इस कानून के ऊपर हमें सुन लें, उसके बाद आप उस पर मौजूद जस्टिस बनियाल साहब को फिर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने ऐड किया। उन्होंने कहा जनाब इनको पहले नोटिस तो कर लें, उसके बाद इनको सुन लें तो बेहतर नहीं होगा। उसके बाद मौजूद जस्टिस को भी एकदम ख्याल आया। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन अली ज़फ़र साहब आप इस आइन की मुस्बत साइड भी देखें कि हुकूमत ने फैसला किया है, कानून की कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में ये 5-7 की बहस लेके नहीं आएगी, कानून के तहत चलना चाहेगी। और बाकी उन्होंने जो अली ज़फ़र साहब थे उन्होंने कहा नहीं देखिए, ये चीफ जस्टिस के इंतज़ामी इख्तियार में मुदाखलत कर रहे हैं जो कि अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है, तो आप इसको गैर आइनी करार दें। और इस दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर बार बार बहुत तरीके से ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अली ज़फ़र साहब से कहना चाह रहे हैं कि आप कहें कि हम इस प्रोसीजर एक्ट के ऊपर भी, और सॉरी इस जैसे कहते हैं ना रिव्यू एक्ट के ऊपर भी हम स्टे दे दें। लेकिन वो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जी आप उसको उसी तरह डील करें जिस तरह आपने प्रोसीजर एंड वो एक्ट को किया हुआ है डील, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को। तो उन्होंने जब डिमांड ना किया तो उसके बाद जो चीज़ ये हुई कि उन्होंने जो दूसरे जो असल दरख्वास्त गुजार थे इस नए एक्ट के ख़िलाफ़, उनसे पूछा आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी हम अली ज़फ़र साहब के आर्गूमेंट्स को अडॉप्ट करते हैं।
इवन के इतने चीफ जस्टिस क्लियर थे कि उन्होंने कराची के जो पिटिशनर थे मोहिउद्दीन साहब, उनको उन्होंने मुखातिब करके उन्होंने कहा मोहिउद्दीन साहब आप भी अली जफर के आर्गूमेंट्स को अडॉप्ट करेंगे ना? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, यही मेरी पिटिशन भी होनी थी। तो उसके बाद लेकिन साथ उन्होंने ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है इसके लिए। जी यही बात उन्होंने की थी ना, अली जफर ने यही बात की थी। तो ये बात उन्होंने की, तो मतलब इतनी क्लैरिटी थी बेंच को कि अली जफर साहब ने क्या कहा है। और आज अली जफर साहब से भी कोई सवाल नहीं हुए, एक दो छोटे मोटे सवालात और रिमार्क्स के अलावा। अली जफर साहब ने भी कहा, वो भी बेंच के लिए जैसे म्यूज़िक टू द ईयर्स था। तो अब देखते हैं कि अब ट्यूसडे के लिए डेट फिक्स की गई है, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत दिलचस्प होगी जिस पर मैं, मेरे साथ बाखबर सहाफ़ी हसन अयूब भी मौजूद हैं, इमरान वसीम मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट को समझते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी रखते हैं, बहुत दिलचस्प खबरें देते हैं। तो इनसे जो मैं चीज़ समझना चाहूँगा कि अब इस एक्ट के ऊपर मौजूद अदालत ने स्टे तो नहीं दिया। अगर स्टे नहीं दिया और ट्यूसडे को ये एक्ट फील्ड में है, तो अगर उस एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि लार्जर बेंच सुने, तो अगर लार्जर बेंच नहीं बनाते मौजूद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, तो क्या वो खुद अब इस कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे? क्या वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब होंगे? वो पूरे मुल्क को आइन और कानून समझाते, लेकिन यहाँ पर एक बगैर स्टे दिए हुए एक कानून के ऊपर वो अमल दरामद से इनकारी होंगे, या जो ट्यूसडे के लिए काज लिस्ट आएगी उसमें वो लार्जर बेंच कर देंगे। तो हसन अयूब साहब, ये कैसे हो सकता है कि एक एक्ट जो कानून बन चुका है और उस एक्ट की एक रिक्वायरमेंट है कि आप लार्जर बेंच बनाइए, तो क्या मौजूद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब बगैर लार्जर बेंच बनाए ये अब ट्यूसडे को सुन सकते हैं? वो तो रिव्यू सुनने के लिए ना, ओरिजिनल बेंच से बड़ा बेंच बनाना है। उसमें अभी जो इन्होंने मामला जो किया है, जो कि मतलब मैं, लेकिन इन्होंने रिव्यू के साथ ही क्लब कर दिया ना इस केस को भी। रिव्यू के साथ क्लब कर दिया उन्होंने, बिल्कुल अटैच कर दिया है इसमें। तो पहली चीज़ तो डिसाइड ये करनी थी, उनको लार्जर बेंच बना देते, उसके सामने करा देते। लेकिन बहरहाल अभी वो कह रहे हैं जी कि हमने आज तो उन्होंने नोटिस किया है ना, अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। लार्जर बेंच तो वो नहीं बनाएंगे, बेंच तो यही बनेगा। अगर लार्जर बेंच बनाना होता तो वो 8 रुकनी बेंच, जैसे आपने खुद बोला, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट का एक्ट है से मुतल्लिक एक्ट है, उसके हवाले से ही जो है ना वो उसी के सामने ये केस फिक्स कर लेते हैं। अभी आपको याद है कि इन्होंने रीपोजिशनिंग करके वापस थोड़ा सा पीछे होकर दोबारा हमला हुआ है, और वो हमला इसलिए नहीं है कि अब उन्होंने इंतखाबात कराने हैं, हमला इसलिए है कि उन्होंने इमरान खान के ऊपर से प्रेशर लिफ्ट करना है। असल तो मामला ये स्टार्ट हो पड़ा है ना। अब मतलब आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि इमरान खान के ऊपर से प्रेशर कम करवाया जाए और उसके लिए जो डाइवर्ट यहाँ पे की जाए अटेंशन। सुप्रीम कोर्ट भी है, उसमें एतजाज एहसन साहब भी हैं, उसमें अली जफर साहब भी हैं, और कुछ जो है वोकला चुकला हैं, लाहौरी ग्रुप है, वो सारा जो है रीअसेंबल होकर अब दोबारा उन्होंने स्ट्राइक कर दी है, और आज स्ट्राइक होगी है। यानी आपको समझ नहीं आई, उन्होंने कहा कि जो उनके रिमार्क्स थे ना कि अच्छी बात है कि अब जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो गवर्नमेंट नहीं जा रही, तो वो गवर्नमेंट जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? उनको क्या ख्वाब आया था कि नहीं आ रही? वो तो 4-3 का फैसला है। वो तो जो आप 3 मेंबर बेंच जो रिव्यू सुन रहा है, मुझे समझ नहीं आती कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, अटॉर्नी जनरल 27A का नोटिस उनको है, उनको नहीं पेश होना चाहिए। और अगर उनको वो 27A का नोटिस भी है, तब भी प्राइम मिनिस्टर को और लॉ मिनिस्टर को, उनको और फेडरल कैबिनेट को मना कर देना चाहिए कि जी उस्मान मंसूर अवान साहब, आपने नहीं बैठना, आपने मंसूर अवान साहब आपने नहीं बैठना इस केस के अंदर, आपने इस केस के अंदर नहीं आना, इसका बाइकआउट करें। लेकिन अब देखिए, वो शरीफ आदमी हैं, वो अदालत सामने खड़े हो गए, लेकिन आज उन्होंने बड़ा जो है ना वो राइटली पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा माय लॉर्ड, इसको तो नोटिस ही नहीं है अली जफर को। अच्छा, अब नोटिस ना हो, यानी मुझे नोटिस नहीं है केस में, कल मैं खड़ा हो जाता हूँ जाकर रोस्ट्रम पर, जाकर 2 मिनट में 2 लफ्ज़ नहीं बोलने देंगे मुझे, बिल्कुल 2 लफ्ज़ नहीं बोलने देंगे। को अली जफर साहब को सुरखाब के पर लगे हुए हैं, को वो आसमान से उतरे हुए हैं, को उतार हैं, तो उनकी तमाम बातें जो आप अपने 15 मिनट का भाषण सुना, जब एक बंदा स्ट्रेंजर है यार, वो पीटीआई के वकील है, इस तरह तो ना कहें यार। आपको नोटिस ही नहीं है, जिस शख्स को नोटिस ही नहीं है, अभी वो पिटीशन फाइल करेगा, उसको नंबर लगेगा, फिर आप उसको सुनेंगे। कल इमरान वसीम खड़ा हो जाए, क्या है सर जी, मैंने कोर्ट में मैं रोज़ाना मौजूद होता हूँ, जैसे वो लॉ ऑफिसर्स हैं, कई चीफ जस्टिस साहिबान कह चुके हैं कि जो मीडिया रेगुलर सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है, तो ठीक है हम भी खड़े हो जाते हैं कल जाकर, हर केस में हम खड़े हो जाते हैं जी सर इसमें हमें सुने, तो क्या सुनेंगे भाईजान? हमें एक लफ्ज़ नहीं बोलने देंगे। ये दौरे में आ रहे हैं, ये इंसाफ नहीं हो रहा है यहाँ पर, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ यहाँ पर इंसाफ नहीं हो रहा। हालांकि हुकूमती वकला को तो इलेक्शन केस के अंदर
पिटिशनर होने के बावजूद नहीं सुना था। नहीं सुना यहाँ था। पर अली जफर साहब को कोई नोटिस भी नहीं, ना वो पिटिशनर है ना इसके petitioner अगेंस्ट, उनको 15-20 मिनट सुना गया। लेकिन खैर वो पीटीआई के वकील ने शायद इस वजह सुन लिया। नहीं, अब बात ये है कि अब आपने एक नया प्लान किया है और क्या करेंगे, जो ये वाला आप रिव्यू एंड जजमेंट्स वाला जो है एक्ट है, इसके ख़िलाफ़ इन्होंने स्टे देना है या इसको कलअदम करार देना है। इसके अलावा इसका क्या आपको इसका जो है वो आपको क्या कहते हैं मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इनको चाहिए ना अटॉर्नी जनरल को कि एतराज़ करें जनाब कि आपके अलावा जजेस नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, आपके तो ऑलरेडी ऑडियोज़ जो है वो कमीशन आया हुआ है, आपकी जानिबदारी जो है वो सामने आ रही है, आपकी सास का मामला है, आपका जिक्र है मज़ार अली अकबर नकवी साहब और इन 3 जजेस को जो आज इन्होंने केस की समाअत की बशमूल चीफ जस्टिस, इनके ऊपर तो कोई भी केस हो उसमें इनके सामने पेश ही नहीं होना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को, और क्यों पेश हो रही है। और आपको मैं बता दूं, ये आगे से ये डे टू डे केस चलाएंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो चाहे ये अभी जो है क्या नाम है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स, इस केस को भी जो है वो डे टू डे चलाएंगे। और उसके बाद इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की एप्लीकेशन है इसको भी डे टू डे चलाना है, और ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर कंक्लूड करेंगे ये मामला। वो कहेंगे कि बजट पास हो गए, अब इलेक्शन कराओ पंजाब में। उसका मकसद ये नहीं होगा कि इलेक्शन हो जाएंगे, उनको भी मालूम इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन इमरान खान के ऊपर से प्रेशर लिफ्ट कराना चाह रहे हैं। मैं आपको सेशन आखिर फिर एक बात हूँ, देख मुझे इमरान वसीम साहब एक चीज़ बताइए, आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं आप भी, और बड़ा अच्छा आप इन चीज़ों को समझते हैं। जो पिटिशनर है उनको नहीं सुना गया, जो पिटिशनर नहीं था लेकिन क्योंकि वो पीटीआई का था अली जफर साहब, तो उनको बड़े इन्हमाक से जजेस ने सुना, पूरा टाइम दिया। क्या ये गैर मामूली था? और क्या अली जफर साहब वही म्यूज़िक बजा रहे थे जो जजेस के कान सुनना चाह रहे थे? असद भाई, पहले तो हसन हमारा दोस्त है, भाई है, छोटे बड़े का कोई फ़र्क नहीं। हमारे इसके साथ यहाँ पे इख्तलाफ होता है बातों का। अभी ये मेरा भाई जितना जज्बाती हो रहा था, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। आज मुझे एक बंदे ने सुनाया, और उसने क्यों सुनाया आपको मकसद समझ आ जाएगा। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू एंड जजमेंट के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थी वो समाअत के लिए मुकर्रर थी, वो उसी तनाज़ुर में वाक़या सुना रहा था। वो कह रहा था ये जो पुराना यूनान है ना, यूनान ग्रीक्स में, वहाँ पे थिएटर होते हैं, ओपन थिएटर, और वहाँ पे जो ड्रामे दिखाए जाते हैं उसको कहते हैं कि ग्रीक्स ट्रेजेडी ड्रामे वहाँ पे दिखाए जाते हैं। और वो बता रहे थे कि उन ड्रामों के नतीजा मतलब ये होता है, उसका एंड ये होता है कि बड़ा गमनाक होता है, बड़ा पेनफुल होता है। लोग इतना रोते हैं, इतने गमज़दा होते हैं कि बल्कि कुछ लोग तो सदमे से दुनिया से चल बसते हैं। उसने कहा कि ये जो ड्रामे वहाँ पे दिखाए जाते हैं यूनान के थिएटर्स वगैरह में, उस ड्रामे का जो एंड होता है, ड्रामा शुरू करने से पहले वहाँ पे जो ऑडियंस होते हैं, जो लोग आए होते हैं, उन्हें बता दिया जाता है कि भाई इसका एंड ये है। और वो इसलिए बताया जाता है कि वो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं कि भाई इस ड्रामे का एंड ये होना है। जब उसने ये बात की तो मैंने भी ज़ोर से कहका लगाया, और वो भी हंस पड़ा कि इमरान वसीम को मैंने क्यों बताया, किस बात पे कहा, और वो नतीजे पे पहुंच गया। आप कह रहे हैं कि बेंच की शक्ल बता देती है कि ड्रामे का एंड क्या है? वो यही बात कर रहे थे, उनका इशारा इसी तरफ था, मेरा भी कहका लगा, उसका भी कहका लगा। तो आज जो अदालत में हुआ तो ये कोई खिलाफ तवक्को नहीं था। हाँ, इससे हटके होता तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, इन जजेस ने ये कैसे कर दिया, ये कैसे होगा, फिर आप कहते हैं। अब आप देखें, जो आप कानून की बात कर रहे थे, भाई अगले हफ्ते अगर ये बेंच नहीं बनाते तो हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। आज के दिन क्या कानून इन्फोर्स नहीं है? बिल्कुल मौजूद है। जब आज के दिन कानून इन्फोर्स है तो आज आपका लार्जर बेंच होना चाहिए था। ठीक है, आज 3 रुकनी बेंच नहीं, आज 5 रुकनी बेंच होना चाहिए था। 5 ना होता 4 होता, 4, 5, 6, 7, आज लार्जर बेंच चाहिए था। अब जजेस का हल्फ क्या है? ये मेरी एक राय है ना। अब जजेस का हल्फ ये है कि आप आइन और कानून के ताबे हैं, आपने आइन को भी मानना है, आपने कानून को भी मानना है। आज के दिन तक, बल्कि अगले मंगल तक, इस कानून के ऊपर कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। पहले तो आज लार्जर बेंच होना चाहिए था। अब अगली डेट के लिए भी कोई लार्जर बेंच की बात नहीं की गई। पीटीआई के वकील अली जफर साहब ने क्या कहा है कि आप इन दोनों केसेस को इकट्ठा ही सुन लें। अब दोनों केस क्लब कर दिए गए हैं, वे क्लब भी हो जाएं तो लार्जर बेंच तो फिर भी बनेगा। पीटीआई के वकील की ख्वाहिश फौरन मान ली, लेकिन ऑर्डर में लार्जर बेंच का कहीं जिक्र नहीं। अब अगर आज भी लार्जर बेंच नहीं बना और अगले हफ्ते भी नहीं बनता तो ये सीधी सीधी प्रेमा फिशाई, ये हलफ की खिलाफ वर्जी है। अब अली जफर साहब क्या कह रहे थे, जो आप 14 की बात कर रहे थे ना, 14 मई जी, इसको लोग बिगाड़ भी देते हैं, 14 को बिगाड़ भी देते हैं। हाँ ठीक, समझ गया ना? हाँ, ठीक। तो वो ये कह रहे थे कि देखें जो
14 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ 15 तो बाद तो आइन कत्ल कर दिया गया। आइन का रोज़ मर्डर होता है, हर गुजरते दिन के साथ आइन का कत्ल हो रहा है। और वो कह रहे थे जी जज साहबान ने भी आइन को प्रोटेक्ट करने का हलफ उठा रखा है, वज़ीर आज़म ने भी उठा रखा है, फ़लाँ ने भी उठा रखा है, उसने भी उठा रखा है, इसने भी उठा रखा है। तो क्या जजेस ने आइन को प्रोटेक्ट करने का हलफ नहीं उठा रखा? आइन की ताबीदारी का हलफ नहीं उठा रखा? आप कह रहे थे, अली ज़फ़र साहब अदालत से क्या कह रहे थे, जजेस से क्या कह रहे थे कि आप इस कानून पर अमल दरामद रोक दें। ठीक है, ये आइन की कानून अपना हलफ की वायलेशन की बात नहीं वो कर रहे थे। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी फलां फलां ने हलफ की खिलाफ वर्जी कर दी, दूसरी तरफ वही बंदा ठहर के जजेस से कह रहा है उसी सांस में कि आप अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करें और लार्जर बेंच ना बनाएं। मतलब ये क्या चीज़ है, क्या हो रहा है? अजीब अजीब सी चीज़ें। और फिर चीफ साहब ने जो रिमार्क्स दिए, ये जो हिसाब किताब वाली बात हमारे हसन भाई भी कर रहे थे, हुकूमत आज भी हिसाब किताब वाली बात पे कायम है। ये तो एक अच्छा जेस्चर देने के लिए यार चलें, एक चीज़ें चल रही हैं तो चलो चलती रहें, कोई ऐसा मैसेज ना जाए। हुकूमत ने तो वाज़े तौर पे आके अदालत में कह दिया था इसी बेंच के सामने कि हम आज भी हिसाब किताब पे खड़े हैं, हम आज भी यही कहते हैं कि फैसला 4-3 का है, 3-2 का नहीं है। ना यार, फिर बाइकआउट करें, वो एक अलग बात है, वो आप कह रहे हैं वो आपका मौके करना पड़ेगा। हाँ, वो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत ने फैसला करना, लेकिन वो इनके सामने कह के गए हैं कि भाईजान हम ये कहते हैं कि फैसला 4-3 का है। अब मुझे नहीं समझ आई कि आज चीफ साहब फिर वो दोबारा उस चैप्टर को क्यों खोल रहे थे जिस दिन ये चैप्टर उन्होंने खोला था ना, कि अब हुकूमत जो है बड़ी संजीदा है, कार्रवाई को बड़े जो है वो संजीदगी से ले रही है, बड़ी सीरियस है, और इलेक्शन कमीशन भी सीरियस है, नए पॉइंट भी उठाए गए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगले ही रोज़ अटॉर्नी जनरल ने रोस्टर पर ठहर के कह दिया था कि जनाब 2 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। अब दूसरी मुझे याद नहीं, लेकिन ये मुझे आज दोबारा से रिकॉल होगी मेरे माइंड में। उन्होंने कहते हम 4-3 के फैसले पर खड़े हैं, हम आज भी कहते हैं कि फैसला 4-3 का है। तो फिर उसमें क्या रह जाता? फिर अल्लाह मौला करीम का हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है, इसमें कुछ फलां नहीं है, कोई रुकावट पैदा करता है, मुदाखलत पैदा करता है, उसके नताइज होते हैं। वो नताइज अल्लाह ताला, ज़ाहिर सी बात है कि हर किसी ने जो बुरा किया है उसने अपना दुनिया में भी जवाब देना है, आगे जाके भी जवाब देना है। बात यह है कि हलफ तो सबका है, इस पर भी किसी ने जवाब देना है कि नहीं भाई आज के दिन तक तो वो कानून इन्फोर्स कर रहा है ना, मौसर है ना, फील्ड में है, तो फिर आज क्या होना चाहिए था? आप सभी अगले हफ्ते की बात कर रहे थे, मैं तो आज के दिन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा इमरान वसीम ने एलेबोरेट किया कि हल्फ तो फिर सब ने उठा रखा है और वो हल्फ आइन का है, किसी एक सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचाने का हल्फ नहीं है। हसन, आखिर में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आज जो एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कमरा अदालत में, वो ये थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर, मुझे ऐसा फील हुआ कि ही इज़ द ड्राइविंग फोर्स इन दिस बेंच। वो चीफ जस्टिस कुछ ऑर्डर के भी डिक्टेट करा तो ऑर्डर के बीच में उन्होंने 3 दफ़ा चीफ जस्टिस को इंटरप्ट किया। कितनी देर चीफ जस्टिस को कुछ कहा, फिर चीफ जस्टिस ने जो डिक्टेट करवा रहे थे उसमें चेंजेस की। इट लुक्स लाइक, सॉरी टू से आई रिस्पेक्ट अ लॉट तीनों जजेस को, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे मोहसिन चीफ मुर्तज़ा बंदयाल साहब कठपुतली है जस्टिस मुनीब अख्तर के आगे। ये वर्ड बहुत सख्त है, माजरत इस वर्ड के इस्तेमाल कर जी जी। तो कोर्ट में बैठे मैं वो देखें कि जो जस्टिस जाजुल हसन जो कभी किसी टाइम पर सबसे अहम होते थे, आज उनकी पोजीशन जो है वो पीछे हो चुके हैं जस्टिस मुनीब अख्तर से, और मशावरत भी कितनी लंबी लंबी तवील मशावरत, मुनीब अख्तर ऑर्डर तक नहीं उनको अपनी मर्जी से डिक्टेट करवाने देते। चीफ जस्टिस बात यह है कि मैंने दफ़ा कान लगाने की कोशिश भी की स्पीकर से सुन लूँ, लेकिन उन्होंने ना जो माइक्रोफोन को ऊपर से पकड़ा हुआ होता है दोनों जजेस ने, तो वो आपस में जो गुफ्तगू होती है कई दफ़ा हम सुन लेते हैं लेकिन इस मरतबा नहीं सुन सके। तो बिल्कुल ये बात आप ठीक कह रहे हैं, इन्होंने तय किया हुआ था ये सारा मामला जो है, ये बेंच और मैच फिक्स था, और ये बेंच और मैच फिक्स करके जो है ये केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। ये खुद ही दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की गई। अब फिर बाद में कहते हैं जी तौहीन अदालत होगी। भाई माजी में यहाँ पर कौन कौन से खुदाई खिदमतगार आए, कौन कौन सी 2 नंबर जो है वो पटिशनर के ऊपर आपने फैसले दिए और बेहतरीन कवानीन को जो है आपने जो है करदम करार दे दिया और आईने पाकिस्तान से मुतसादिम करार दे दिया। क्या आईने पाकिस्तान के ठेकेदार सिर्फ आप हैं? वो जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने आइन बनाने वाला है, जो आइन का क्रिएटर इदारा है, उसके हर कानून में आप रुकावट डालते हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हो, उसको जो है वो बिल था तो आपने उसको सस्पेंड कर दिया, ठीक है, उस पर अमल दरामद रोक दिया, फिर उन्होंने अमेंड करके गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया। फिर भी गवर्नमेंट जो है उनकी, मैं कहता हूँ कि फिर भी वो एक तसादुम से बचना चाह रहे थे। यार मैं आपको बताऊँ बात, अब आने वाले ये 2 हफ्ते हैं, ये बड़ा मुश्किल वक्त होने जा रहा है इनके लिए। ये भूल गए हैं कि शायद ये समझ रहे हैं कि शायद 9 मई बहुत पुराना हो चुका है। 9 मई पुराना नहीं है, इनको मुगालता था जो अब इंशाल्लाह ये 2 हफ्तों में दूर हो जाएगा। आप ये मैं अंदाजा इमारत की बात, इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि कुछ इमारत का नहीं,
इमारत के अंदर कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को आइन से भी सुपीरियर समझते हैं और इस इमारत जो अदारा है उससे भी ऊपर समझते हैं। सुप्रीम वो कोर्ट। समझते हैं कि जो हम हैं वही आइन है, जो हम हैं वही कानून है, और जो हम कह दें उसी पर अमल दरामद होना चाहिए। को हमारे को जो अहकामात हैं, जो हमारे अल्फाज हैं, वो खुदाई दावे हैं। तो मेरे वो अगले 2 हफ्ते में उनकी आंखें खोल दी है कि अल्लाह ताला ने ना जो वो कह रहे हैं वो करके दिखा अल्लाह ताला नहीं करके दिखा पा रहे, मादरत वो नहीं कर दिखा पा। 14 मई को उन्होंने जो है इलेक्शन कराना था ना, हो गया इलेक्शन, नहीं हो सका, होना नहीं हो सका ना। अपने ऑर्डर तो वो दे रहे हैं ना, अपने ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर इंप्लीमेंट होते नहीं होते। मैं बात कैसी बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है ना। उनके ऑर्डर को उनके अपने ब्रदर जजेस नहीं मान रहे। और भाई आपके 4 जजेस कह रहे हैं कि हमारा फैसला है, आप जो है वो जो 3 जजेस कहते हैं जी हमारा फैसला है, तो बात 4 की मानी जाएगी या 3 की मानी जाएगी? भाई वो तो मैं भी ये तो कहता हूँ कि फैसला बात करें तो ना बात तो इनको बेसिकली खुद सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में ये 2 हफ्ते जो हैं ये बड़ा तसादम होगा इनका आपस में, गवर्नमेंट का इनका तसादम होगा। ये लड़ाई जो है ना, आप गवर्नमेंट और सुप्रीम आप कह रहे थे कि लड़ाई खत्म हो गई है, तो हम कह रहे थे नहीं, ये कोई सीज फायर नहीं हुआ, ये वहीं उसी पोजीशन पर खड़े हुए हैं और ये दोबारा जो है ना वो रीसैम्पल कर रहे हैं। आपने वो आज क्लिप चलाना है, वो ऑडियो इसमें इस वीडियो में चलाइएगा कि मैंने ये अल्फाज अदा किए थे और ये आप लोग कह रहे थे कि नहीं सीज फायर हो गया है, तो मैं कहता सीज फायर नहीं होगा। इन्होंने इलेक्शन की डेट भी देनी है बजट के बाद कि जी अब बजट पास हो गया, आप इलेक्शन करा दें। उसका मकसद इलेक्शन करवाना नहीं है। उनको भी मालूम है कि आज खुद चीफ जस्टिस ने कह दिया ना कि 9 मई के बाद वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी कहा कि जी मैं अक्टूबर को जो 8 अक्टूबर की भी तारीख को हतमी नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद ये ऑर्डर देंगे जुलाई में इंतखाबात कराने का ताकि इमरान खान के ऊपर से प्रेशर हटे। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की सहूलतकारी है, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की सहूलतकारी है जो माजी से जारी है और आज भी जारी है और आइंदा मुस्तकबिल में रिटायरमेंट तक जारी रहेगी, 16 सितंबर तक, 16 सितंबर तक। थोड़ी सी ऐड कर दूं, बात हम वही कर रहे होते हैं, हसन भी वही कर रहा होता है, मैं भी वही कर रहा होता हूँ, लेकिन वो बताने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। अब ये भाई कह रहे थे कि तसादुम है, मैं ये कह रहा था भाई वो सीटों पे बैठे हैं ना, ओहदों पे बैठे हैं, चीफ जस्टिस तो वही है ना, तो वो जो कह रहे हैं वो फैसले कर रहे हैं। वो अलग बहस है कि उन फैसलों पे अमल हो रहा है नहीं हो रहा, वो फैसले कहीं पे माने जा रहे हैं, आईनी माने जा रहे हैं, कानूनी माने जा रहे हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो करके तो दिखा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं। बाकी एक और बात, बाकी एक और बात असद भाई, ये जो हमने पिछले व्लॉग में बात की कि हुकूमत ने कोई एक फेस सेविंग दिया, तो हुकूमत ने एक ऑप्शन दिया था, हुकूमत ने एक ऑप्शन दिया था कि इसको अवेल करके जो है चीज़ें बेहतरी की जानिब चल पड़ें। वो एक अलग बहस शुरू हो गई है कि उस ऑप्शन को अवेल नहीं किया गया। आज अगर लार्जर बेंच बन जाता तो वो फेस सेविंग थी, लेकिन नहीं बनाया। चलें ठीक है, फिर अगर यही इसी तरीके से चलना है तो मैदान वही कह रहा हूँ भाई, मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखिए मैंने कहा मैं भी वही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं और अल्फाज के साथ और अंदाज में बात कर रहा हूँ। भाई ठीक है, अगर एक ऑप्शन हुकूमत ने दिया था फेस सेविंग का, नहीं लिया, आपने अवेल नहीं किया, तो फिर ये मैदान ये घोड़ा वो पाटियां कहते वाण इको सवा होंदा है, तो बस ठीक है पे हुण भगाएं, जो ज्यादा भागेगा वो जीत जाएगा। दोबारा मौलाना फजल रहमान और वो आ जाए यहाँ पर। आज चीफ जस्टिस ने जिक्र भी किया कि इधर वो आ गए, वो हमारे दरवाजे पर प्रोटेस्टर्स लाए गए, वो अदलिया के आज़ादी में मुदाखलत थी और हमला था, उन्होंने चाहिए उनको। सियासी जो है ना, जब पारा हाई हो रहा होता है ना, गर्मी भी बढ़ रही होती है, तो आए बैठे यहाँ पर इस्लामाबाद में आकर उनके बंदे वैसे ही बैठ जाएंगे। ये अदलिया की आज़ादी पे हमला भी तब होता है अपना असद भाई, तब होता है जब कोई दरख्वास्त आती है, उससे पहले अदलिया भी सो रही होती है, उससे पहले अदलिया को भी अपनी आज़ादी का ख्याल नहीं होता। आपने रूल्स जैसे भी आती है, मैं तो कह रहा हूँ आती है, मैं जिसमें बहस फिर लंबी हो जाती है, असद ने जाना है, आपको पता है। तो भाई अदलिया की आज़ादी है, तो जो चीज़ें हैं आपके अपने इदारे के अंदर ठीक करने की, इदारा जाती तौर पर आप उनको ठीक कर लें। जब आप नहीं करते, आपके व्लॉग में कहा था, फिर उसकी आड़ लेके हुकूमत करती है, फिर आप बैठ जाते हैं कि ये जी अदलिया की आज़ादी पे हमला हो गया, ये जी आर्टिकल 209 को इनक्रोच किया जा रहा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अख्तियार है। अब फरवरी में रेफरेंस आया, पड़ा रहा ना, ये फिर जब कानून बना तो फिर वो रेफरेंस पे थोड़ा सा काम चलेगा। नाज़रीन, आपने हसन अयूब साहब ने 2 खबरें दी हैं। एक, उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट अब इमरान खान साहब से प्रेशर हटवाने के लिए ये जो 3 रुकनी बेंच है लाइक माइंडेड, ये मोस्ट लाइकली जुलाई में दोबारा से इंतखाबात का एक नया हुक्म देने जा रहा है। और दूसरी जो उन्होंने कहा कि अगले 2 हफ्ते में एक बड़ा तसादुम मुतवक्के है सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत में। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन एक जो आइन की तशरीह की बात आई, तो
वो कहते हैं कि एक क्लास के अंदर एक शायर को उस्ताद ने कान पकड़वाए होते हैं और वो उसके शेरों की तस्दीक कर रहा होता है, उसके शेरों की तशरीह कर रहा होता है। अब शायर कान पकड़ा हुआ नीचे से कहा करता है, नहीं नहीं मैंने शेर में ये कहना चाहा, तो वो टीचर ऊपर से ये डंडा मारा करता है उसकी दुम पे कि चल चुप कर, जो तशरीह है वो मैंने करनी है, तूने सिर्फ शेर कहना था। तो यहाँ पर भी ये हो रहा है कि पार्लियामेंट जो मर्जी कानून बना ले, लेकिन उसकी इतनी बेतौकीरी माजरत कर इस अदालत में अब तशरीह के नाम पर की जा रही है उन कवानीन की कि ये आइन से मुतसादिम है, ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है, ये मेरे जस्टिस के इंतज़ामी इख्तियारात में मुदाखलत है। तो ये हो रहा है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।